नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। इस अंक में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हरियाणा में जब भाजपा की अप्रत्याशित जीत हुई तो हर किसी ने यही कहा कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा महाराष्ट्र में, जहां भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल हताश हैं लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद। सारे राजनीतिक विश्लेषक जितने भी थे उन सबों ने यही कहा कि हरियाणा की ये जीत शायद महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में जान फूंक दे और हरियाणा की जीत से प्रेरणा लेकर वो भी अपना जी जान लगा दें महाराष्ट्र में। और भाजपा जो विधानसभा चुनाव में अभी तक रेस से बाहर लग रही थी, वो सचमुच अब रेस में न सिर्फ आ चुकी है बल्कि वो रेस में आगे भी दिख रही है अपने प्रतिद्वंद्वी से। ये जो एमवीए है वहाँ पे दो गठबंधन है, आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, अजित पवार हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। दूसरी तरफ एमवीए है महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार की एनसीपी है। तो महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है महायुति, वो रेस में महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी से आगे निकल चुकी है। रेस में वो आगे है अभी। न सिर्फ रेस में आगे है बल्कि वहाँ के विश्लेषकों का ये मानना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगली सरकार भी महायुति की ही बनेगी। अगली सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति की ही बनेगी। देखिए, वहाँ मुख्यमंत्री भले एकनाथ शिंदे हैं लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उसको बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ही कहेंगे, भले एकनाथ शिंदे वहाँ मुख्यमंत्री हैं। अब आप ध्यान रखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी को अपने दम पर लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाया तो उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह भाजपा का महाराष्ट्र में बहुत ही बुरा प्रदर्शन था। 2019 में भाजपा ने जहां महाराष्ट्र की कुल 48 में से 23 सीटें जीती थीं, वहीं 2024 में पार्टी 48 में से सिर्फ 9 सीट जीत पाई। अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जिस तरह से भाजपा ने वहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनाई, शिवसेना का विभाजन हुआ, अजित पवार के साथ हाथ मिलाया, वही अजित पवार जिनके ऊपर भाजपा के नेताओं ने, स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने, आपको याद होगा वो चक्की पिसिंग का उनका जो स्टेटमेंट था अजित पवार को लेकर के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे उस वक्त की एनसीपी के ऊपर और उसके केंद्र में अजित पवार ही थे। उसी अजित पवार के साथ भाजपा ने हाथ मिला लिया। अब वहाँ के विश्लेषकों का ये मानना है कि जनता को ये बात पसंद नहीं आई। अब सवाल यह है कि भाजपा ने अजित पवार के साथ हाथ क्यों मिलाया और उसे इससे क्या हासिल हुआ। ये एक बड़ा सवाल है लेकिन इस पर बाद में आएंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सत्ता बरकरार रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है। वहाँ के और हरियाणा में जो जीत मिली है उससे वहाँ के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो शिवसेना तोड़कर भाजपा के साथ आए थे, वही चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री होंगे यदि एनडीए या महायुति जीतती है, तो ये भी स्पष्ट नहीं है। अमित शाह ने ये साफ साफ कह दिया है कि इसका फैसला चुनाव के बाद जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे उनकी मर्जी से होगा। अब भाजपा सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, लगभग आधी से भी ज़्यादा सीटों पर। अब वहाँ कुल 288 सीट हैं, उनमें से 148 सीट पर भाजपा लड़ रही है, जबकि ये जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी 80 सीटों पर लड़ रही है और जो अजित पवार की पार्टी है वो 53 सीटों पर लड़ रही है। जाहिर है कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो आप मान के चल सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस अभी रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। वैसे बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन नंबर गेम के लिहाज से देखें तो भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा, इसकी संभावना ज़्यादा लगती है। अभी भी भाजपा की संख्या ज़्यादा है, लेकिन
क्योंकि शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा और अगर वो उन विधायकों को साथ लेकर नहीं आते तो उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं जाती और अभी की तुलना चुनाव वाली बाद वाली स्थिति से नहीं हो सकती। तो इसलिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अभी की तुलना चुनाव बाद वाली स्थिति से नहीं हो सकती। हाँ, अगर महायुति के अंदर कोई तोड़फोड़ होती है, अजित पवार निकल जाते हैं या एकनाथ शिंदे समर्थन के लिए कोई शर्त रख दें तो फिर वो दूसरी बात है। भारतीय जनता पार्टी को स्वयं बहुमत मिल जाए इसकी संभावना तो कम ही दिख रही है। अब 148 में से 144 सीटें जो हाफवे मार्क है, 145 288 की अगर विधानसभा है तो बहुमत 145 से बनेगा। तो 148 में से 145 सीट बीजेपी जीत जाए, अब इसकी संभावना तो कम ही दिखती है। स्ट्राइक रेट तो ऑलमोस्ट 100% का हो जाएगा। तो जाहिर है गठबंधन की ही सरकार होगी और अगर मुख्यमंत्री पद के लिए सौदेबाजी होती है तो क्या होगा, कौन सीएम बनेगा, अभी तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, महायुति के सारे घटक दल साथ रहते हैं तो फिर भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। अब आपको मालूम है कि पूरे देश में ये जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं उनकी एक ही चुनावी रणनीति है, हिंदुओं को जाति के आधार पर तोड़ो और मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उनका एक मुश्त वोट लो। अब महाराष्ट्र में भी यही कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ओबीसी समाज की भावनाओं को भड़काने में लगे हैं। अब मनोज जरांगे पाटिल जो वहाँ मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं वो मराठाओं को भड़काने में लगे हैं। पहले उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब देखा कि इससे भाजपा को फ़ायदा हो सकता है तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो परोक्ष रूप से ये जो विपक्षी एमवीए है, कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की जो एनसीपी है, जो गठबंधन है, उसका वो परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। और जहाँ तक मुसलमान वोटों का सवाल है तो पूरा का पूरा भाजपा विरोधी खेमा, पूरा एमवीए जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियां शामिल हैं, ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हैं मुस्लिम वोटों की खातिर। अब कहा जा रहा है कि ये जो एमवीए है वो पूरी तरह से मराठा मुस्लिम वोट बैंक को अपना कोर वोट बैंक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार, इनका तो इतिहास रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का, इसलिए उनके इस आचरण से कोई आश्चर्य नहीं होता, किसी को आश्चर्य नहीं होता। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से पैंतरा बदला है और आज वो खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वही पार्टी है जिसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। और वैसे सच पूछिए तो उद्धव ठाकरे की तो एमवीए में जैसे पूरी हेकड़ी निकल गई है। उन्होंने इस बात की बहुत कोशिश की कि उन्हें चुनाव से पहले एमवीए का यानी विपक्ष का मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कहते हैं कि वो राहुल गांधी से भी इस संबंध में मिले, फरियाद की। सोचिए, बाला साहब ठाकरे का बेटा जाकर के राहुल गांधी से फरियाद करता है। खैर, लेकिन कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं हुई। खास करके जो महाराष्ट्र यूनिट है कांग्रेस की, उसने इसका जमकर विरोध किया और इस पर कोई एक राय नहीं बन पाई। अब आप याद कीजिए कि बाला साहब ठाकरे ने एक वक्त कहा था कि वो शिवसेना को बंद कर देंगे लेकिन जीवन में कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। और आज उनकी मृत्यु के बाद उनके अपने बेटे ने न सिर्फ कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, बल्कि राहुल गांधी के सामने कुर्सी के लिए फरियाद कर रहे हैं। सोचिए, बाला साहब की आत्मा कैसा महसूस कर रही होगी। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि कांग्रेस का ये जो फॉर्मूला है कि जिसके सबसे ज़्यादा विधायक होंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो स्वाभाविक है उसकी सीटें ज़्यादा होने की संभावना है परिणाम आने के बाद। और फिर वो कहेगी, मतलब कांग्रेस यही कहेगी कि मेरी संख्या ज़्यादा है तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। अब देखिए कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज़्यादा 103 सीट पर लड़ रही है, उद्धव की शिवसेना 89 और शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर लड़ रही है। सोचिए, जब शिवसेना भाजपा के साथ थी तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में वो अकेले 124 सीटों पर लड़ी थी। जी, 124 सीटों पर लड़ी थी और आज वो सिर्फ 89 पर लड़ रही है, सिर्फ 89 पर। अब इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है उद्धव ठाकरे की और उनकी पार्टी की।
न तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए उनका जो दावा था उसको समर्थन मिला, और न ही पिछले चुनाव में जितनी सीटें उनको मिली थी, वो लड़े थे, उतनी सीटें भी उनको नहीं मिली। अब सोचिए कि उद्धव ठाकरे का ये क्या हाल हो गया है और उन्होंने अपना ये क्या हाल बना लिया है। एक बात आपको और बता दूं कि मातोश्री की गरिमा भी एक तरह से उन्होंने कम की है। जो उनका रेसिडेंस है, आवास है, जहां बाला साहब भी रहते थे, बाला साहब के टाइम में चाहे कोई भी नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का भी कोई बहुत बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे अगर बाला साहब से मिलना है तो उसे मातोश्री ही जाना पड़ता था। वो बाला साहब किसी से मिलने नहीं चाहते थे, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे कोई और बड़ा नेता हो, सबको वहीं जाना पड़ता था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे से मिलने कोई भी एमवीए का बड़ा नेता, महाविकास आघाड़ी का बड़ा नेता मातोश्री नहीं जाता। उद्धव ठाकरे को ही अब मिलने बाहर जाना पड़ता है, कभी शरद पवार के घर पर या कहीं और। तो सोचिए, ठाकरे परिवार का और मातोश्री का जो रुतबा होता था बाला साहब ठाकरे के ज़माने में, वो अब बिल्कुल नहीं है। और ये सब किसने खत्म किया? इसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, वो है उद्धव ठाकरे। और उनके जो ये पॉलिटिकल एडवाइजर हैं संजय राउत, उन पर कभी अलग से हम लोग बात करेंगे। तो अगर ये कहें कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे के नीति सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी है तो कोई गलत नहीं होगा। और शर्म की बात यह है कि उद्धव की शिवसेना अब खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण में लग गई है। सोचिए, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है, और ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? बाला साहब ठाकरे के अपने बेटे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। अब विपक्ष की इस रणनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी तोड़ निकाल ली है। हाँ, घबराने की बात नहीं है। और वो तोड़ है खुलकर हिंदू राष्ट्रवाद पर फोकस करना, हिंदुओं को एकजुट करना, उनको जातियों में टूटने से रोकना। और आपने नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन भाजपा अब खुलकर इस रणनीति को अपना रही है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि विपक्ष हिंदुओं को जातियों में बांटकर राज करना चाहती है। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड हिंदूज एंड रूल इन इंडिया। और ये सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, सारे राज्यों में गैर भाजपा विपक्ष की यही रणनीति है। चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं में जाति के नाम पर फूट डालो और मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उनका एक मुश्त वोट लो। ये सारे भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं, उनकी यही रणनीति है। अब यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जो नारा दिया था, बंटोगे तो कटोगे, ये आग की तरह पूरे देश में फैल गया है। और एक तरह से कहें तो आज की तारीख में भाजपा के लिए ये एक वॉर क्राई बन गया है। इस नारे ने हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया है और बंटने के खतरों से उनको आगाह किया है। खुद नरेंद्र मोदी ने ये कहें कि इस नारे को हरी झंडी दिखा दी है। ये और बात है कि उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। वो बंटोगे तो कटोगे की जगह कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक ही बात है। और आरएसएस ने भी इस नारे को अप्रूव कर दिया है। मैंने पिछले अंक में आपको बताया था कि किस तरह से दत्तात्रेय होसबले ने इसको अप्रूव किया जब वहाँ उनकी मेरठ में उनकी बैठक हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि पूरे देश में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अब इसी नारे के पीछे खड़े हैं और इसी नारे के साथ वो चुनाव लड़ने में यकीन रखते हैं। महाराष्ट्र में भी इस नारे की धूम मची है और भाजपा फ्रंट फुट पर आकर हिंदू राष्ट्रवाद का शंखनाद कर रही है। आप देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस भी खुलकर हिंदुत्व पर अपनी बात रख रहे हैं और चुनाव में हिंदुओं को एकजुट रहने के फायदे बता रहे हैं। आप समझ लीजिए कि भाजपा में अब हिंदुत्व को लेकर कोई हिचक नहीं दिख रही है, कोई डर नहीं दिख रहा है, सब कुछ खुलकर हो रहा है और इसके फायदे भी दिख रहे हैं। माहौल देखकर ये साफ लग रहा है, अगर वहाँ के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये साफ लग रहा है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक बार फिर से वहाँ अपनी सरकार बनाने जा रही है। अभी चुनाव पूर्व एक ओपिनियन पोल आया मैट्रिज का, जिसमें यह बताया गया कि इस बार भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है। इस सर्वे के मुताबिक महायुति को, मतलब भाजपा वाले गठबंधन को 145 से 165 सीट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी को 106 से 126 सीट मिलने की संभावना है। मतलब सीधा सीधा भाजपा गठबंधन को क्लियर एज है, बिल्कुल बहुमत के साथ उनकी सरकार बनने जा रही है, ऐसा इस सर्वे का मानना है। अब इस सर्वे के मुताबिक वोट शेयर के मामले में जो महायुति गठबंधन है उसका विपक्ष पर काफ़ी दबदबा है। अभी जो दिख रहा है इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 47%
वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने की संभावना है। मतलब ये 6% का गैप है, जो कि विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा गैप माना जाता है। ये सर्वे ये बताता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गठबंधनों को बढ़त हासिल है। जैसे बीजेपी को पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और ठाणे कोंकण के इलाकों में भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, जहां उसे 50% के आसपास वोट शेयर मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले एमवीए को उत्तरी महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में बढ़त हासिल होता हुआ दिख रहा है इस सर्वे के मुताबिक। अब एक इंटरेस्टिंग बात इस सर्वे में जो बताई गई है वो मैं आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प के तौर पर उभरे हैं। जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 40% मतदाताओं ने जो इस सर्वे में शामिल हुए, उन्होंने उनके पक्ष में सहमति जताई, जबकि उद्धव ठाकरे को 21% और देवेंद्र फडणवीस को 19% लोगों ने अपनी पसंद बताया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है, अब देखिए गठबंधन तो महायुति का है, तो और मुख्यमंत्री इस वक्त एकनाथ शिंदे हैं, तो जाहिर है जो गठबंधन के लोगों से आप बात करेंगे तो एकनाथ शिंदे की ही बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को का अंतर काफ़ी दिख रहा है आपको, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो चीफ मिनिस्टर होता है जिस गठबंधन का, उसको उस गठबंधन के ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है, ऐसा कई लोगों का मानना है। उसकी कई वजह है। एक तो उनका प्रखर हिंदुत्व को समर्थन। आप ध्यान रखिए कि जब वो शिवसेना से अलग हुए थे तो उन्होंने हिंदुत्व को ही मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे के हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिया जो उन्हें बर्दाश्त नहीं था। तो प्रखर हिंदुत्व एकनाथ शिंदे का। उसके अलावा उन्होंने ये जो लाडली बहन योजना जो उन्होंने शुरू किया है प्रदेश में, जिसके तहत सारी महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं, उस योजना से एकनाथ शिंदे की छवि काफ़ी सुधरी है, अच्छी हुई है, बढ़ी है, खासकर महिलाओं के बीच में। इसके अलावा शिंदे चूंकि खुद एक मराठा हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता मराठवाड़ा में भी काफ़ी बढ़ी है, मराठों में भी काफ़ी बढ़ी है। ऐसा अनुमान है कि वो मराठा वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो सकते हैं, जो वैसे तो अभी विपक्ष यानी एमवीए की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिख रहा है। एकनाथ शिंदे की वजह से महायुति को मराठों का ठीक ठाक वोट मिलने की संभावना बताई जा रही है। वहाँ के विश्लेषक ऐसा मानते हैं। देखिए, अगर महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन के लिए और स्वयं भाजपा के लिए कोई कमजोर कड़ी है तो वो है अजित पवार। भाई, अजित पवार ने ये खुद माना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा जैसी कोई चीज़ नहीं है, हर कोई सत्ता के पीछे भाग रहा है और वो भी वही कर रहे हैं। तो सोचिए, जो व्यक्ति इतना खुल करके ये कहे कि भाई हमारे लिए तो सत्ता ही महत्वपूर्ण है, तो उस व्यक्ति की क्या बात की जाए। और देखिए, सत्ता के लिए अगर अजित पवार भाजपा के साथ आए हैं तो सत्ता के लिए वो कभी भी भाजपा का साथ छोड़ भी सकते हैं। ये तो उनकी बातों से भी लगता है, उनके हाव भाव से भी लगता है। अजित पवार को अपने साथ जोड़ने से भाजपा की छवि को भारी नुकसान हुआ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। भाजपा की छवि को भारी नुकसान हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा ने अजित पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया था। और फिर एकाएक हाथ मिला लेना, उप मुख्यमंत्री बना लेना, सुबह सुबह शपथ ग्रहण हो जाना, ये सब बातें आज भी लोगों को आसानी से हजम नहीं होती हैं। अजित पवार भाजपा के लिए निश्चित रूप से महाराष्ट्र में एक कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं, ये फैक्ट है। अब सवाल यह है कि आखिर भाजपा अजित पवार को क्यों ढो रही है। सरकार चलाने के लिए अजित पवार की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि शिंदे और भाजपा की संख्या को मिला दी जाए तो बहुमत है उनका विधानसभा में। फिर अजित पवार के साथ हाथ मिलाने की और उनकी ढोने की क्या मजबूरी है भाजपा की, क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने ऐसा इसलिए किया, हाथ इसलिए मिलाया, क्योंकि वो शरद पवार को एक सबक सिखाना चाहते थे। सिर्फ सबक सिखाने के लिए शरद पवार को भाजपा आज भी अजित पवार को ढो रही है, क्योंकि शरद पवार के समर्थन से उत्साहित होकर ही, याद कीजिए वो दौर जब उद्धव ठाकरे ने भाजपा से अलग होने का फैसला किया था, तो ये शरद पवार के समर्थन से उत्साहित होकर ही उद्धव ठाकरे ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ा और मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे। तो इसमें शरद पवार का बहुत बड़ा रोल था। भाजपा ने उसका बदला लिया।
शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया। और चूंकि शरद पवार को सबक सिखाने में अजित पवार ने भाजपा का साथ दिया, पूरा ऑपरेशन तो उन्होंने ही हैंडल किया, तो उसके बदले भाजपा ने उन्हें पुरस्कृत किया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती, क्योंकि अजित पवार की कोई अपनी राजनीतिक जमीन दिख नहीं रही है महाराष्ट्र में। वो उनका जो कुछ भी था वो शरद पवार का ही था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 4 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई। यहाँ तक कि जो बारामती लोकसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी सुनेत्र पवार जो खड़ी थी, वो भी सुप्रिया सुले से बुरी तरह से हार गई। तो सोचिए उनकी क्या राजनीतिक जमीन है। बारामती से स्वयं वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से वो विधायक होते हैं, और उसी लोकसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी सुप्रिया सुले से बुरी तरह से हार गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या राजनीतिक जमीन है। महाराष्ट्र के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो स्पष्ट मानते हैं कि अजित पवार को साथ रखने से भाजपा को नुकसान ही हो रहा है, कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। अजित पवार खुद भी भाजपा के साथ कब तक रहेंगे कहना मुश्किल है। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए दूसरी संभावनाएं भी तलाश रहे हैं, अभी से तलाश रहे हैं। अब देखिए, भाजपा के विरोध के बावजूद उन्होंने न सिर्फ नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया, बल्कि उनकी जो बेटी हैं सना मलिक, उनको भी अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी का टिकट दे दिया। अब आपको मालूम होगा कि इन्हीं नवाब मलिक ने पहले भाजपा के ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाए थे। ये वही नवाब मलिक हैं जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स के मामले में जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस समय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और भाजपा के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इनके ऊपर दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने का आरोप लगाया था, और इस आरोप को तब बल मिला था जब नवाब मलिक को गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मार्च 2022 में ईडी ने गिरफ्तार भी किया। अब देखिए, नवाब मलिक 18 महीने जेल में रहे। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत दी, तब वो बाहर आए। सोचिए कि अजित पवार ने भाजपा के विरोध को नज़रअंदाज करके नवाब मलिक और उनकी बेटी को टिकट दिया है। तो अजित पवार और भाजपा के बीच में किस तरह की तनातनी है, ये आप समझ सकते हैं। ये तनातनी उस वक्त भी देखने को मिली जब अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे नारे को खारिज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में चल सकता है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, अजित पवार ने तो ये भी कह दिया कि उन्हें अपने खाते में आई सीटों में, जो 53 सीट वो लड़ रहे हैं, वहाँ पर प्रचार के लिए भाजपा के बड़े नेताओं की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अजित पवार के रिश्ते भाजपा के साथ ठीक तो नहीं लग रहे। कुछ तनाव तो जरूर है, और तलखी है, ये तो साफ दिख रहा है। अब आप ये देखिए कि अजित पवार का ये जो बंटोगे तो कटोगे नारे पर जो बयान आया है, उस पर नाराजगी जताते हुए भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उन्होंने लताड़ लगाई अजित पवार की और कहा कि इस नारे के बारे में अजित पवार की समझ अभी भी उनके पूर्व सहयोगियों से प्रभावित थी। उन्होंने इशारा किया कि लंबे समय तक तो ये सेकुलर लोगों के साथ रहे। उन्होंने आगे कहा भी, उन्होंने कहा कि अजित पवार दशकों तक ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो हिंदू विरोधी हैं। उन लोगों के बीच कोई वास्तविक धर्मनिरपेक्षता नहीं है, जो खुद को धर्मनिरपेक्षतावादी यानी सेकुलर कहते हैं। फडणवीस ने कहा कि अजित पवार ऐसे लोगों के साथ रहे जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है, तो उन्हें पब्लिक का मूड समझने में कुछ समय लगेगा। मतलब देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के इस बयान को बिल्कुल खारिज कर दिया और साफ साफ कह दिया कि भाजपा तो भाई हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चलेगी। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, पब्लिक का मूड समझने में आपको अभी टाइम लगेगा। तो जिस तलखी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया अजित पवार के इस बयान पर, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। देखिए, सच्चाई यही है कि अजित पवार भाजपा के लिए आज की तारीख में एक बोझ बन चुके हैं। दोनों के बीच कॉमन कुछ नहीं है। वैसे महाराष्ट्र में ये जो चाचा भतीजा की जोड़ी है, अजित पवार और शरद पवार, उनके बारे में ये मशहूर है कि उनसे बड़ा अवसरवादी कोई नहीं है। वो कब क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी अजित पवार ने ये राज भी खोला कि जब वो सुबह सुबह का शपथ ग्रहण हुआ था
देवेंद्र फडणवीस और उनका, तो उसके पीछे भी शरद पवार का ही दिमाग था। अजित पवार ने तो ये खुलासा भी कर दिया कि उस संबंध में जो बैठक हुई थी उसमें अमित शाह भी थे, शरद पवार भी थे और इनके अलावा गौतम अडानी भी थे, जिनके घर पर ये मीटिंग हुई थी। ये और बात है कि शरद पवार बाद में पलट गए, वो शपथ ग्रहण होने के बाद वो पीछे हट गए और तब वो सरकार 80 घंटे ही चल पाई थी लगभग और वो सरकार गिर गई। जब शरद पवार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसी मीटिंग तो हुई थी। उन्होंने इनकार नहीं किया। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि उस बैठक में गौतम अडानी थे, लेकिन वो उनकी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं थी। तो भाई ये जो चाचा भतीजा है ना, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब क्या करेंगे, ये कब पलटी मार देंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अजित पवार भी पलटी मार सकते हैं और ये शरद पवार भी पलटी मार सकते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में इस वक्त एक चर्चा का विषय ये भी है कि चुनाव परिणाम आने के बाद क्या शरद पवार पलटी मार सकते हैं। दरअसल इस चर्चा को बल तब मिला जब पुणे की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की जमकर आलोचना की, लेकिन शरद पवार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। और आप गौर से देखेंगे तो उस रैली के बाद भी मोदी ने शरद पवार पर सीधे आक्रमण नहीं किया है, वो बच रहे हैं सीधे सीधे आक्रमण करने से। महाविकास अघाड़ी को वो टारगेट जरूर करते हैं, लेकिन सीधे सीधे शरद पवार को टारगेट नहीं करते। शरद पवार जरूर मोदी को टारगेट करते हैं क्योंकि ये तो उनकी मजबूरी है, बिना मोदी को टारगेट किए उन्हें मुस्लिम वोट तो मिलेगा नहीं। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद क्या वो पलटी मारेंगे? महाराष्ट्र में इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अब लोग ये भी बताते हैं कि 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद किस तरह से शरद पवार ने भाजपा को समर्थन देने की एक तरफा घोषणा कर दी थी, जिससे उद्धव ठाकरे पर काफ़ी दबाव बढ़ गया था, जो उस वक्त भी बार्गेन करने के चक्कर में लगे हुए थे। तो शरद पवार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज की तारीख में नीतीश कुमार के साथ शरद पवार भी सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नेता बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो महाराष्ट्र के संबंध में एक बात साफ कही जा सकती है कि इस वक्त भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति को साफ बढ़त दिख रही है, ऐसा मानना है वहाँ के राजनीतिक विश्लेषकों का। अजीत पवार जरूर कमज़ोर कड़ी बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। महाविकास अघाड़ी रेस में पीछे छूटती हुई दिख रही है और शरद पवार के पलटी मारने की अटकलें तेज हो गई हैं। खैर 23 नवंबर को जब ये काउंटिंग होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि उसके बाद शरद पवार कोई खेल करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं। वैसे चर्चा जरूर है कि वो पलटी मार सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।